नमस्कार दोस्तों। आज कर्मा फाउंडेशन एंड के पेज पर आप जो ये इवेंट देख रहे हो, आज हम एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट को टच करने जा रहे हैं एंड दैट स्पेशल सब्जेक्ट इज अबाउट बायोलॉजी। तो जी में हम जितने भी सभी जीव हमारे अर्थ लाइफ इनकी बायोलॉजी क्या होता है वो हम आज जानने के लिए उत्सुक है। और इसके लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे। कर्मा फाउंडेशन एंड स्टारगेजिंग इंडिया की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ सर के बारे में कुछ अगर बताऊं तो ही इज राइट नाउ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन एमईटी यूनिवर्सिटी विद सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी। एंड एस्ट्रोबायोलॉजी के साथ साथ अगर इनके पास्ट की बात करें तो पास्ट में इन्होंने नासा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में काम किया है। नासा की बात करें तो इन्होंने मार्स एंड वीनस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी काम किया है। उनके ऊपर डिजाइनिंग से लेकर के बहुत इन्होंने काम किए हुए हैं। सो वी आर वेरी ग्लेड टू इनवाइट हिम एंड सच अ वंडरफुल सब्जेक्ट कि अगर कोई भी बायोलॉजिस्ट है और उसे अगर एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकता है। जनरली हम ये बात करते हैं कि अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में जाना है तो फिर कोई ये चीज मैटर नहीं करती कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ मास्टर्स हो या फिर, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उसका एस्ट्रोनॉमी के साथ कनेक्शन आप निकाल ही पाओगे। जैसे अगर बात करें कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हमें यहाँ की तो मालूम है, एस्ट्रोनॉमी के साथ अगर कनेक्ट करना है तो एस्ट्रोनॉमी के साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बायोलॉजी का क्या काम है। जैसे अगर हम आईएसएस में जाते हैं तो वहां पर ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है, वो काम भी एस्ट्रोबायोलॉजी है। लेकिन साथ में जो सिद्धार्थ सर ने काम किया है वो काम किया है कि हमारी जैसे हम जैसे आउटर स्पेस में जाते हैं और या फिर एक्स्ट्रा अर्थ के सिवा अगर किसी बॉडी पर जाते हैं तो वहां पर अगर कोई जीव होगा तो उसके ऊपर कैसे हम काम करेंगे, उसके ऊपर कैसे हम पूरा रिसर्च करेंगे और वहाँ की जो बायोलॉजी होगी वो कैसे होगी। तो उस बारे में आज सिद्धार्थ जी से हम बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। सो ओवर टू यू सिद्धार्थ जी। Thank you so much, Nishan ji, and my very warm greetings to everybody who are there listening to me today in this evening, very fine evening. And I would like to thank straight away Karma and Stargazing India for doing this fantastic endeavor to spread the knowledge of astrobiology. So I have some slides that I will be sharing now. And मैं क्या करूँगा, मैं बीच में हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके रखूँगा, तो आई होप दैट इज ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा बीच में। इट विल बी वर्क। अच्छा, एंड क्वेश्चन आंसर तो मैं अराउंड 20 से 30 मिनट तक मैं बोलूँगा, एंड देन अगर कुछ क्वेश्चन आंसर अगर हैं तो उसके बाद हम ले लेंगे। आई होप दिस इज फाइन द फॉर्मेट फॉर दिस, और it will work better. it will be work better. Okay, all right, thank you. So I'm just sharing my screen. Yeah. With the share screen please. Okay. My screen is visible? No, again disappeared. Yes, now visible. Visible, okay. Awesome. Okay, so I'm just going full screen. So my name is Siddharth Pandey. I am heading the Center of Excellence in Astrobiology. I was formerly at NASA Ames Research Center, and currently मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई में। एंड आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। एंड जो डेफिनेशन है एस्ट्रोबायोलॉजी की वो है कि
ये एक स्टडी है, ओरिजिन्स, एवोल्यूशन एंड सर्च फॉर लाइफ। तो जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे आई, और ये कहाँ, मतलब हम लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जब देखते हैं वहाँ पर ये लाइफ हम लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर इसको ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एस्ट्रोबायोलॉजी के फील्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी समझ लेते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं एस्ट्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी हमारे नज़र में साइंस नहीं है। इट इज़ अ ancient wisdom which people follow, some people believe in, but it is not a scientific process which astrobiology is. जैसे astronomy है, astrophysics है, उसी तरह astrobiology है। एंड इसमें हम लोग फ्यूचर नहीं बताते या उस तरह की चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी क्लेम करती है वो सब चीज़ें हम नहीं करते। हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई किसी प्लैनेट पर, और वो अगर उस प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाती है तो वो कैसे पास ऑन हुई। तो ये होता है एस्ट्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि काफी लोग एस्ट्रोबायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उनको बायोलॉजी वर्ड दिखता है एंड उनको लगता है कि इसमें सिर्फ बायोलॉजी के ही स्टूडेंट्स या फिर सिर्फ बायोलॉजी की ही रिसर्च होती है। तो बायोलॉजी की रिसर्च डेफिनेटली होती है, बिकॉज लाइफ अगर आप स्टडी कर रहे हो तो बायो का जो मीनिंग है वही लाइफ है, स्टडी ऑफ लाइफ है। लेकिन इसमें सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, इसमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, बाकी फील्ड्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसा क्यों? इसका ये रीज़न है कि अगर आपको समझना है कि किसी प्लैनेट पर लाइफ कैसे शुरू हुई, कैसे आई, उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि वो प्लैनेट कैसे बना। तो लाइफ के पहले क्या था? जब लाइफ नहीं थी तो प्लैनेट था। हमारे प्लैनेट पे जब शुरू में हमारा जब धरती, हमारी जो अर्थ थी, जब वो फॉर्म हुई थी, शुरू में उस पर लाइफ नहीं थी। लेकिन वो किस सरकमस्टांस में वो प्लैनेट फॉर्म हुआ, कैसे हुआ, इसमें हम लोगों को जियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। हमें समझना जरूरी है कि लैंड फॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। एंड लाइफ का एक रिलेशनशिप रहा है जियोलॉजी के साथ, रॉक्स के साथ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टेरेन है उसके साथ। तो इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी एंड ऑल्सो फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द होल सोलर सिस्टम। अगर हम देखें कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है, तो इसके अंदर में फिजिक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फिजिक्स भी इसमें जुड़ जाती है। और जब हम कोई यंत्र बनाते हैं, जब हम कोई स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट्स पर जाता है, जैसे कि मार्स रोवर, अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि चाइना एक मार्स रोवर लॉन्च करने वाला है, नासा लॉन्च करने वाला है वेरी सून। तो इन सबको कौन बनाता है? इनको बायोलॉजिस्ट नहीं डिजाइन करते हैं, इनको इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। और ये इंजीनियर्स जो हैं ये भी एस्ट्रोबायोलॉजी के ही फोकस के अंदर काम कर रहे हैं। जो नासा का रोवर है, इट इज एन एस्ट्रोबायोलॉजी रोवर। इट इज गोइंग टू लुक फॉर प्रूफ ऑफ पास्ट लाइफ ऑन मार्स। इट इज गोइंग टू सर्च फॉर लाइफ। तो इसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड के तौर पर समझे एस्ट्रोबायोलॉजी को। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं अपने बारे में भी दूंगा, बिकॉज आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे लिसनर्स होंगे जो ये समझना जरूरी रखेंगे कि मतलब इस फील्ड में घुसे कैसे, और कैसे आपने इवॉल्व किया। तो मेरी जो एक जर्नी थी स्पेस फील्ड में वो 2003 के आसपास शुरू हुई। मैं उस टाइम 14 ईयर्स का था। एंड आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम तो जरूरी सुना होगा। मैं अकेला नहीं था, बहुत ही लोग थे जो उनसे इंस्पायर हुए हैं। एंड जब उनका स्पेस शटल वापस आ रहा था स्पेस से, एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द क्रू ऑन बोर्ड स्पेस शटल कोलंबिया, उस ज़माने से मेरी जो एक थिंकिंग प्रोसेस थी वो शुरू हो गई थी कि मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था 9th-10th स्टैंडर्ड से, कि कैसे ये लोग इतना मेहनत करके ऐसी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और ये सिर्फ अपने कंट्री के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। तो इट इज़ अ कॉज विच इज़ इवन ग्रेटर देन तब तक I used to consider only the defense as having that kind of respect, but my respect went even higher for people who were astronauts, because वो सिर्फ अपने कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ जो थी वो मेरे साथ जुड़ गई। तो आई थिंक द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू पास ऑन टू द स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल इज दैट आप लोगों को अगर समझना है कि वो किस फील्ड में आपको काम करना है, क्या करना है, एरोस्पेस में इंटरेस्ट है लेकिन उसमें अंदर हम क्या करें, तो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाट एक्साइट्स यू द मोस्ट।
क्योंकि सबका वो अलग होता है। आप लोगों के लिए जो चीज़ इंटरेस्टिंग होगी वो मेरे लिए शायद ना हो, मेरे लिए जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो शायद आप लोगों के लिए ना हो। तो जितना आप पढ़ोगे, जितना आप इस तरह के टॉक्स देखोगे और भी चीज़ें समझोगे, न्यूज़ देखोगे, उतना आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरह का चेंज आप लाना चाहते हैं पर्सनली। आप किस किस मिशन में बिलीव करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग कि आपने कुछ किया एंड उससे कुछ बेहतर हुआ, दैट उस तरह का एक आपके एक मोटिव होना चाहिए। एंड जैसे ही आप ये सब चीज़ें समझने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको पता चल जाता है एक एज पे। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो 50 साल 55 साल तक भी ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब तक वो ये क्वेश्चन सोच रहे हैं, जब तक वो ये चीज़ के बारे में अपने आप के अंदर ये सवाल उठा रहे हैं, आई थिंक वो सही रास्ते पर हैं। उनको चीज़ें हमेशा ये चीज़ सोचनी पड़ती है और ये चीज़ बदलती भी रहती है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चैलेंज है। तो मैंने जो ये चैलेंज रखा था वो मेरा ये था कि समझना कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, आप लोग ने इमेज देखी होगी काफ़ी बार अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर, जिसके अंदर में हमारे जितने प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के आसपास इर्द गिर्द दिखाए जाते हैं। एंड नॉर्मली वो एक टेक्स्ट बुक के पेज के अंदर सारे प्लैनेट्स फिट कर दिए जाते हैं कि ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं। और अर्थ रफली हम लोगों को दिखाया जाता है कि काइंड ऑफ सेंटर में होता है इमेज के, कि हमारा जो प्लैनेट है इट इज काइंड ऑफ द हीरो ऑफ द सोलर सिस्टम, एंड इट इज राइटली द हीरो। यू कैन आप लोगों ने मूवी देखी होगी लगान, जो कि बाय कोइंसिडेंस आई कैन टेल कि जो निशान जी हमारे हैं वो अभी कच्छ के आसपास, कच्छ में ही हैं। एंड वहीं पर ही मूवी भी शूट हुई थी। तो ये पिक्चर का फोटो मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि हमारा जो प्लैनेट है वो एक तरीके से जो बुक्स में आमिर खान की तरह दर्शाया जाता है कि वो हमारा मेन प्लैनेट है एंड बाकी जो है वो सपोर्टिंग प्लैनेट्स है टूवर्ड्स इट। लेकिन जो ट्रू पिक्चर है वो कुछ इस तरह की होती है। ट्रू पिक्चर क्या है कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो साइज वाइज बहुत बड़े हैं हमारे प्लैनेट से। जिस तरह के स्टॉर्म्स हमारे अर्थ पर होते हैं, जो पूरे अर्थ को साइक्लोन्स जिस तरीके से डेवस्टेशन लाते हैं, वो जुपिटर में हजारों की तनख्वाह से भी ज़्यादा में इस तरह के स्टॉर्म्स पाए जाते हैं, बिकॉज उसके साइज इतने बड़े हैं। एंड ये हमारे ही नेबरहुड में है, हमारा ही सोलर सिस्टम है, एंड उसके अंदर ही इतने सारे अलग अलग प्रकार की दुनिया है जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से अभी तक समझा भी नहीं है। हम लोगों के पास अभी तक सिर्फ इमेजेस हैं, हम लोगों के पास फोटोज हैं, जो कि जो स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे हैं, नासा ने भेजे हैं, रशिया ने भेजे हैं, इंडिया ने भेजे हैं, उन्होंने फोटोज ली हैं। लेकिन आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारे बाद आने वाली हैं, उनमें से शायद वो लोग होंगे जो इस प्लैनेट को विजिट करेंगे एंड उनको स्टडी करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से फॉर्म हुआ है वो, उनका एनवायरनमेंट, उनका एटमॉस्फेयर। अगर वो रॉकी प्लैनेट है जैसे कि मार्स है, मर्क्यूरी है, वो किस तरीके से फॉर्म हुए, वीनस है। तो आई थिंक आने वाला टाइम बहुत ही एक्साइटिंग है एंड दैट इज वाई हमारा जो सोलर सिस्टम है वो खुद में ही इतना एक्साइटिंग है एंड उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक किसी ने समझे नहीं है। तो इट इज जस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड आप लोगों को तो मालूम है कि हमारा एक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर बेस्ड है, एंड वो सोलर सिस्टम जो है इट इज वन आउट ऑफ thousands, tens and thousands of other kind of solar system हमारे neighborhood के अंदर में। and all of them, these neighborhoods, they make up the galaxy, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। एंड उसी तरह मिल्की वे की तरह और भी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं जो कि क्लस्टर्स फॉर्म करती हैं, और हम लोग वर्गो क्लस्टर, सुपर क्लस्टर के अंदर है। तो हमारा जो एड्रेस है, जैसे आप लोग कहीं पर जाते हैं तो पहले के ज़माने में, आज के तो लिखा नहीं जाता, बट जब पहले लोग खत लिखते थे तो अपना घर का नाम, घर का एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, कंट्री तक लिखते थे। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारा प्लैनेट भी होगा, उसका एक सोलर सिस्टम होगा, वो सोलर सिस्टम कहाँ पर है। तो हम लोग, वी आर वन सिंगल प्लैनेट आउट ऑफ सो मेनी अदर प्लैनेट्स इन अदर गैलेक्सीज। एंड रफली अगर देखा जाए तो 300 बिलियन स्टार्स आर देयर इन आवर मिल्की वे। एंड हमारा जो गैलेक्सी है इट इज़ वन आउट ऑफ 200 बिलियन सच गैलेक्सीज। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो यू कैन सी दैट द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, क्या हमारे अंदर, हमारे एक प्लैनेट के अंदर ऐसा क्या है कि वी आर इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को समझना है और हमारे आसपास के प्लैनेट्स को देखना है तो हमसे जो सबसे नज़दीकी प्लैनेट्स हैं
निशांत भाई, मेरी आवाज तो आ रही है ना? बिकॉज मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ अपने स्लाइड्स दिख रहे हैं. हेलो विवेक. Yes, sir, I can hear you. अच्छा, ठीक है, ठीक है. आई जस्ट वांटेड टू चेक बिकॉज आई वांटेड टू इंश्योर द ऑडियो इज गोइंग. Yes, it's perfectly clear. अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यू कैन म्यूट. थैंक यू. तो आई थिंक मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो हमारे आसपास की जो प्लैनेट्स है, जो हमसे सबसे नज़दीक, जो हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स हैं, वीनस है और मार्स है. ये हमारे सबसे नज़दीकी प्लैनेट्स हैं और रफली एज वाइज ये अर्थ से काफ़ी सिमिलर हैं. अर्थ हम लोग की जो एज है, जो प्लैनेट हमारा अर्थ की एज है, इट इज़ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. एंड रफली ये जो वीनस है, मार्स है, इनकी भी एज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स के आसपास की है. लेकिन ये प्लैनेट्स कितने डिफरेंट हैं. जैसे बोलते हैं ना, बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि बचपन में जुड़वा बॉन्ड होते हैं और एक बड़ा होकर चोर बन जाता है, एक बड़ा होकर पुलिस वाला बन जाता है. तो उसी तरह हमारा जो प्लैनेट है वो फॉर्म तो सेम टाइम पे हुआ, लेकिन वो बाकी प्लैनेट से काफी डिफरेंट है. तो ये क्यों है, इतना डिफरेंट कैसे है? थोड़ा डिफरेंस होता है तो समझ में आता, बट दे आर सो डिफरेंट. वीनस इज अ कंप्लीटली सुपर हॉट प्लैनेट. साइज वाइज एकदम, अगर आप इमेज देखोगे तो ये रफली टू स्केल मैंने इमेजेस डाली हैं. डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम नहीं है, ऑब्वियसली वी आर नॉट सो क्लोज टू वीनस एंड मार्स, बट अगर आप साइज देखोगे तो वीनस एंड अर्थ रफली सेम साइज है. वहां पे भी उतना ही ग्रेविटी फोर्स है जितना हमारे यहाँ पर है, लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है. वहां पे क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया, इतना कॉन्सेंट्रेट हो गया है कि वो एक सुपर हीटेड फॉर्म में, सुपर क्रिटिकल फॉर्म जिसको बोला जाता है, उसमें एग्जिस्ट करता है. अगर आप वीनस के सरफेस पे अभी वॉक करोगे तो अगर आप, मतलब अज्यूमिंग कि अगर आपके पास एक ऐसा सूट है जो कि टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है, तो इट विल बी लाइक बीइंग इनसाइड द ओशन ऑफ अर्थ. इतना डेंस है वो गैस, इतनी डेंस हो गई है कि वो गैस एज वेल एज लिक्विड की प्रॉपर्टीज में बिहेव करती है. उसको सुपर क्रिटिकल स्टेट बोला जाता है. एंड इट इज हैविंग सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज हैविंग a lot of lightning. It's a very, you can say, violent environment. And ये कैसे हुआ? How did it is you can say it is a state of global warming. वहाँ पे इतनी global warming हुई, इतना सारा वहाँ पे उसको सन से जो एनर्जी मिल रहा था वो ट्रैप होता गया, होता गया, होता गया. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड ने वो हीट अपने अंदर रखा गया, रखा गया, डिड नॉट लेट इट एस्केप. एंड अर्थ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को ट्रैप करके रख रहा है. वीनस जो है, यू कैन से इट इज अ फ्यूचर फॉर्म ऑफ, और द वर्स्ट केस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है. एंड अगर आप मार्स को देखोगे ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड, इट इज अ कोल्ड ड्राई प्लैनेट. इट इज अ प्लैनेट जिसके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हिस्ट्री में, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, इट यूज टू हैव वाटर ऑन इट्स सर्फेस. उसका एक एटमॉस्फेयर, थिक एटमॉस्फेयर था. और आज के टाइम वो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही वीक एटमॉस्फेयर है. मैक्सिमम जो उसके गैसेस थी वो एस्केप हो चुकी है. मार्स साइज वाइज बहुत छोटा प्लैनेट है. इट इज ऑल्सो हैविंग लोअर, बिकॉज उसका साइज छोटा है, उसका मास छोटा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है. तो बिकॉज उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वो कम एलिमेंट्स को अपने पास पकड़ के रख सकता है. जितने मेजॉरिटी जो लाइटर गैसेस थी वो सब धीरे धीरे एस्केप हो गई. जो ऑक्सीजन थी मार्स एटमॉस्फेयर में, वो एस्केप हो गई. तो बहुत ही एक रेयर थिन एटमॉस्फेयर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिससे कि एक तो ऐसी वो सन से इतना दूर है, तो जैसे उसको हीट मिलती है वो हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है. तो कॉन्स्टेंटली एक वो ड्राई कोल्ड एनवायरनमेंट में रहता है. तो रफली वहाँ पे -20 -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप एवरेज पे देखा जाए तो मिलता है मार्स पे. तो एंड अर्थ आप देखो, वहाँ पे हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इट इज सस्टेन्ड अस, इट इज अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट फॉर अस. हम लोग उसके अंदर में लाइफ अच्छे से मिल पाई है. लेकिन इन प्लैनेट्स पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ जैसे कंडीशंस कंफर्म हुए हैं. इनके हिस्ट्री में, वीनस की हिस्ट्री में एंड मार्स की हिस्ट्री में, स्टडीज हैव शोन दैट एक पॉइंट ऑफ टाइम ये अर्थ लाइक टेम्परेचर प्रेशर एनवायरनमेंट था. फिर क्या हुआ, वीनस गर्म होता गया और मार्स जो है वो ठंडा होता गया, एंड प्रेशर दोनों का डिफरेंट हो गया. इसलिए आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहां पे हम लोगों को लाइफ एटलीस्ट फर्स्ट लेवल पे इमेजेस के थ्रू नहीं दिखती है. लेकिन क्या वहां पे
पास्ट में कभी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और आज अगर हम लोगों को उसका प्रूफ देखना है तो क्या प्रूफ मिलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन अभी भी ओपन है, हम लोगों को किसी को उसका आंसर नहीं मालूम। तो जिस तरीके से मैंने बताया, जो नेक्स्ट नासा का मिशन है परसिवरेंस रोवर, जिसका नाम है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, वो इसी महीने लॉन्च होगा। एंड रफली ये जो है, ये प्रीवियस जो नासा का रोवर मिशन था क्यूरियोसिटी, उसी साइज का है रफली। एंड एक गर्व की बात यह है कि उस पे जो एक हेलीकॉप्टर है, वो एक इंडियन ओरिजिन नासा इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। तो आईआईटी मद्रास के एक स्टूडेंट थे जो कि यूएस गए एंड वहीं पे बस गए, अमेरिकन सिटीजन है, उनका नाम है बॉब बालाराम। उन्होंने, ये उनका प्रोजेक्ट था, उस रोवर के ऊपर में एक छोटा सा ड्रोन हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा एंड वो ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि फ्यूचर वाले जो मिशंस होंगे उन पे हम रोवर के ऊपर हेलीकॉप्टर्स भेज सकेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि एक दूसरे प्लैनेट पे एक हेलीकॉप्टर या कोई ऐसा यंत्र उड़ रहा है जो वहां के एटमॉस्फेयर के बल पर उड़ रहा हो। तो इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू फ्लाई इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट आउटसाइड ऑफ अर्थ। सो इट इज अ हिस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी मेड। एंड ये एक बहुत ही छोटा मिशन है, जो हेलीकॉप्टर, मार्स हेलीकॉप्टर का, उसका टास्क बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करना है। वो जाएगा, कुछ फोटोज लेगा, कुछ इमेजेस लेगा, कम्युनिकेशन करेगा रोवर के साथ, एंड उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये प्रूव करेगा कि इतने कम एटमॉस्फेयर में भी इट इज एबल टू फ्लाई। बिकॉज अगर आप समझो कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स होते हैं वो विंड को नीचे की तरफ पुश करते हैं, वो गोल गोल घूमते रहते हैं बहुत स्पीड पर, एंड जिस स्पीड पे वो घूमते हैं वो हवा को नीचे की तरफ पुश करके वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। मार्स पे जैसे मैंने बताया, वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 10% है रफली। 10%, 6 to 10% एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने कम प्रेशर में ये जो हेलीकॉप्टर है वो लिफ्ट पैदा करेगा एंड उड़ेगा। एंड उसके अंदर वो ऑलरेडी इतना हल्का है, पावर उसके अंदर कम है, बट इट इज गोइंग टू अचीव दिस। जो रोवर है और जो हेलीकॉप्टर है, उसका जो नाम है वो भी कोइंसिडेंटली एक इंडियन ओरिजिन लड़की वनीजा रूपानी ने रखा है। So I think, and there are many other Indian origin engineers who are involved in this rover mission. So I think the message is very clear to people कि जो students हैं उनके पास बहुत opportunities है फ्यूचर में कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके, वो ऐसे चीज़ें डिज़ाइन करें और एसोसिएट हों जो कि दूसरे प्लानट पर काम करेंगे। टॉप लेफ्ट पे जो आप देख रहे हो, दैट इज एन इमेज ऑफ अ रोवर ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। एक और चीज़ है जो हमारे एमिटी में जो सेंटर है एस्ट्रोबायोलॉजी का, हमारी एक फैकल्टी मेंबर हैं, शी इज़ एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ एमिटी मुंबई, उनका नाम है डॉक्टर जेनिफर ब्लैंक। तो उन्होंने नासा के क्यूरियोसिटी रोवर, जो उसका पहले वाला रोवर था, उस पर काम किया था। एंड उन्होंने, बल्कि शी वॉज पार्ट ऑफ द टीम विच डिसाइडेड कि वो रोवर कौन से स्पॉट्स को स्टडी करेगा। तो शी वॉज इनफैक्ट विद अस, जैन हमारे साथ थी, फरवरी के एंड में हमने एक वर्कशॉप की थी, और जो फोटो आप देख रहे हैं बीच में, एमिटी मुंबई में एक एस्ट्रोबायोलॉजी वर्कशॉप हुई थी जहाँ पर वो आई थी, और उन्होंने स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैड कम, सूरत से, जयपुर से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बैंगलोर से एंड मुंबई से काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स भी थी, एंड वी हैड अ ग्रेट कॉन्फ्रेंस। तो हम लोग ने अलग अलग तरह के मार्स के इमेजेस को स्टडी किया, एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में समझा। एक और एक्साइटिंग मिशन जो कि 2026 में लॉन्च होने वाला है, तो 6 years फ्रॉम नाउ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आज के टाइम में स्कूल में होंगे, 6 years फ्रॉम नाउ दे विल बी देयर इन कॉलेज। सो दिस इज़ अ मिशन ऑफ नासा, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन, और ये मिशन जो है ये टाइटन पर जा रहा है। तो टाइटन क्या है? टाइटन इज अ मून ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न जो एक प्लैनेट है, आप लोगों ने, सबने इसके बारे में सुना होगा, इसके रिंग्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है, इसके कई सारे मून्स हैं, एंड टाइटन इज वन ऑफ द फ्यू मून्स दैट आर बीइंग स्टडीड बाय नासा। एंड व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन टाइटन? बिकॉज टाइटन एक अकेला मून है, और इवन एनी अदर बॉडी यू कैन से आउटसाइड अर्थ, जिसके अंदर लिक्विड मिलता है हम लोगों को, लिक्विड यू कैन से सीज मिलते हैं, वाटर, मतलब वाटर तो नहीं कहेंगे, बट लिक्विड बॉडीज मिलती हैं वहाँ पे। वो इतना ठंडा है कि वहाँ पे मीथेन, जो नॉर्मली गैस के फॉर्म में मिलता है हम लोगों को, हम लोग ने मीथेन गैस देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, जब आप मीथेन का टेम्परेचर ड्रॉप कर देते हो तो वो लिक्विड फॉर्म ले लेता है। तो टाइटन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें लिक्विड ओशंस मिलते हैं, रिवर्स मिलते हैं, वहाँ पे क्लाउड्स हैं,
रेनफॉल होता है, मीथेन की रेन होती है। तो एक लिक्विड इन्वायरमेंट हम लोगों को समझा गया है कि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए लिक्विड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज लिक्विड इज अ फ्रीली फ्लोइंग मीडियम. It allows the capture of nutrients much better than gaseous medium. So हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम लोगों को लाइफ ढूंढनी है टाइटन पे, तो उसकी चांसेस इसलिए हाई है बिकॉज वहाँ पे जो लिक्विड मीडियम मिल जाता है उसके अंदर में चांसेस है कि आपके केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स आराम से फ्लो कर सके और वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे लाइफ हो सकता है कि वो स्टार्ट होगी. क्या वो लाइफ अर्थ जैसी होगी? शायद ना हो. क्या वो लाइफ अलग होगी? किस तरह की होगी हमें नहीं पता, बिकॉज हमें तो सिर्फ एक तरह की लाइफ पता है जो कि अर्थ पे मिलती है. वो लाइफ कार्बन बेस्ड होती है, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डीएनए सीक्वेंस फॉलो करती है, और वो जो भी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ह्यूमंस हो, चिंपैंजी हो, गोरिल्ला हो, डॉल्फिन हो, ये सारे के सारे जो अर्थ लाइफ है वो एक पैटर्न में मिलती है. लेकिन जो लाइफ हम लोग कहीं और ढूंढ रहे हैं वो जरूरी नहीं हो कि वो इसी तरह के पैटर्न फॉलो करो, हो सकता है वो एकदम ही अलग तरह का पैटर्न फॉलो करे. तो ये एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर में लाइफ एकदम ही अलग तरीके से हो सकती है. अगर हम थोड़ा सा और दूर देखें और ठंडी जगह में जाएं जहां पर सनलाइट और भी कम हो जाती है, तो हम पाएंगे कि सैटर्न का एक मून है इनसेलेडस और जुपिटर का एक मून है यूरोपा. तो इन मून्स के अंदर में क्या है, इन मून्स का एक जो सरफेस है उस पर एक आइस की लेयर, एक बर्फ की लेयर है. एंड हम लोगों का एक अर्थ का एक मिशन था जो नासा ने मिशन किया था, उसका नाम था कसीनी मिशन. तो अगर आप लोग गूगल करोगे आप लोग कसीनी मिशन के बारे में, वो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था. ये मिशन ने इमेजेस लिए थे ऑफ इनसेलेडस, एंड दिस इमेज दैट यू सी ऑन द लेफ्ट साइड इज एन एक्चुअल इमेज. ये एक असली इमेज है जो कि इनसेलेडस की सरफेस की ली गई इमेज है. इसके अंदर आप अगर आप देख सको तो इस इमेज के अंदर में आप देखोगे कि कुछ एक फाउंटेन जैसे निकल रहे हैं, ऐसे एक गीजर नहीं होते जैसे आप लोगों ने कुछ फोटोज में देखे होंगे. येलो स्टोन जो आपके कैलिफोर्निया में है वहाँ पे भी हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, शायद इंडिया में भी कुछ जगह होंगे जहाँ पे ऐसे जमीन के अंदर से ऐसे पानी निकल रहा होगा फाउंटेन की तरह. तो वहाँ पे ये पाए गए. इसका क्या ये सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसका ये इंपॉर्टेंस है, ये दिखाते हैं कि उस बर्फ के नीचे लिक्विड है. जैसे कि वो क्रैक्स के थ्रू जब वो बाहर आ रहा है बर्फ से, तो वो बिकॉज बाहर तो वैक्यूम है, बाहर आपका स्पेस है, स्पेस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता नहीं है, तो कोई भी चीज जब लीक करती है, जैसे वो वैक्यूम में निकलती है तो वो एकदम से स्प्रे करके बाहर निकलती है, प्रेशर से बाहर निकलती है. तो अंदर प्रेशर टाइट है, जैसे आपका प्रेशर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर के अंदर आप प्रेशर बिल्डअप कर रहे हो, जैसी सीटी बजती है तो एकदम से गैस निकलती है. तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है. आप यहाँ पे देख रहे हो कि पूरी ऐसी स्टीम बाहर आ रही है, तो वो जो स्टीम है वो अंदर के लिक्विड को निकाल रही है. तो कसीनी ने क्या किया, कसीनी स्पेसक्राफ्ट गया एंड वो इन गैसेस के थ्रू, इन फाउंटेन के थ्रू फ्लाई किया. एंड जब उसने फ्लाई किया तो उसने वो सैंपल्स कलेक्ट किए, एंड जब उनका एनालिसिस हुआ तो हमें रियलाइज हुआ कि ये तो वाटर है, इट इज नथिंग बट वाटर. एंड अब ये कंफर्म हो गया है कि इनसेलेडस के अंदर में जो लिक्विड वाटर है वो हमारे अर्थ से भी ज़्यादा है. तो पानी के अंदर तो ऐसी लाइफ मिलता है हम लोगों को अर्थ में. तो अब ये स्टडी किया जा रहा है कि आईसी सरफेस तो ठीक है, ठंड में आपको लाइफ कम मिलती है, लेकिन उसके नीचे जो लिक्विड वाटर है, जो अंदर की गर्मी, जो ये मून है वो अंदर से गर्मी निकाल रहा है, एंड वो गर्मी जो है वो पानी को कॉन्स्टेंटली एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रख रही है. तो ये कंफर्टेबल टेम्परेचर के अंदर क्या लाइफ हो सकती है? इसके चांसेस हाई हैं. हाई इसलिए हैं बिकॉज अर्थ के अंदर भी जो आप ओशंस देखते हैं वहाँ पर जो बॉटम सरफेस है, जो ये टॉप बॉटम राइट इमेज आप देख रहे हो, वहाँ पर आप ये देखोगे कि जो ब्लैक स्मोक निकल रहा है, ये ब्लैक स्मोक जो है ये अर्थ के अंदर से निकलता है. जो अंदर की गैसेस हैं जो अर्थ के अंदर ट्रैप्ड हैं, वो सरफेस पानी के जो ओशन का जो फ्लोर है वहाँ पे आपको इस तरह के स्मोकर्स मिलते हैं, और इनको ब्लैक स्मोकर्स बोला जाता है. और ये ब्लैक स्मोकर्स अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द एक टेम्परेचर को जो है वो बहुत ही वार्म टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर रखते हैं. बिकॉज नॉर्मली जब आप जैसे जैसे पानी के अंदर जाओगे अर्थ के, वहाँ पे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होगा. टेम्परेचर ड्रॉप क्यों होगा? बिकॉज सनलाइट आपकी कम हो गई है. एक पॉइंट ऐसा आता है जब वहाँ पे कंप्लीटली अंधेरा होता है, कंप्लीटली डार्क होता है, वहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं पहुँच रही, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी नेचुरली कम हो जाता है.
लेकिन ऑन द बॉटम ऑफ द सरफेस जब आप इस तरह के आप स्मोकर्स देखोगे तो वो जो है अंदर से जो गर्मी निकालते हैं वो ऑलमोस्ट 100-200 डिग्री पे गैस निकल रही होती है। तो 200 डिग्री पे गैस निकल रही है, आसपास आपका टेम्परेचर बहुत ही कम है, 10 डिग्री 5 डिग्री है, लेकिन दे कम टू सम काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम एंड यू हैव अ वेरी कंफर्टेबल वाटर देयर ऑफ अराउंड 25-30 डिग्री सेल्सियस। ऐसे टेम्परेचर के अंदर में हम लोगों को वहां पे क्रैब्स मिले हैं, अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिले हैं अर्थ के अंडर, अर्थ के वाटर के अंडर। एक टाइम था 1970 तक, तब तक लोग बोलते थे कि यार जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती वहां पे लाइफ नहीं हो सकती, इसलिए लोग मार्स के आगे लोग देखते ही नहीं थे। लोग सोचते थे वहां तक तो सनलाइट वैसे ही नहीं पहुंच रही, बाकी सब तो पूरा बर्फ से जमा हुआ है, वहां पे क्या लाइफ आएगी। लेकिन जब 1970 के बाद जब लोगों ने अपने अर्थ के अंदर देखा कि ये तो ओशन फ्लोर है, यहाँ पे तो कोई सनलाइट आ नहीं रही, लेकिन यहाँ पे भी लाइफ है, तो यहाँ पे लाइफ कैसे आई। तो लाइफ डज नॉट ओनली रिक्वायर सोलर हीटिंग, ये हीट जो है ये प्लैनेट या फिर जो मून है उसके अंदर की जो हीट है वहां से भी स्टार्ट हो सकती है। सो देन सडनली इट ओपनड अप, ये पूरा एक तरीके से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। एंड अब ये जो जगहें हैं यूरोपा एनसेलेडस, नाउ दे आर द मोस्ट probable places which are going to be studied. So NASA has now approved the funding of a mission to Europa, which is a similar like Enceladus, it is a moon of Jupiter, and 2024 पे ये मिशन वहाँ भी भेज रहा है। तो अब तक आपने देखा ये अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट्स है हमारे ही सोलर सिस्टम में, एक हमारा मार्स है, एक टाइटन मैंने दिखाया, और एक ये आईसी मून्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स है हमारे ही सोलर सिस्टम जहाँ पे लाइफ होती है। एंड इनको स्टडी करने के लिए अगर हमें एक सबमरीन भेजनी है, एक सबमर्सिबल व्हीकल भेजनी है जो ये पानी के अंदर जाए, या फिर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजे जो ये प्लूम्स है उसके थ्रू फ्लाई करे और सैंपल कलेक्ट करे, या फिर मार्स पे ड्रिल करे और अंडरग्राउंड जाए वहाँ पे देखे, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। सो नाउ कमिंग टू आवर रिसर्च एट आवर सेंटर। सो हमारा जो सेंटर है उसका नाम है एमिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एस्ट्रोबायोलॉजी, और हम लोग का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका नाम है एक्वा। तो जो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई वुड इनकरेज देम ये हमारी वेबसाइट को सेव कर लें एक्वा को एंड सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि जो भी हम लोग वेबिनार्स करते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी रिलेटेड या जिसको भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, दे शुड इंडिकेट देयर इंटरेस्ट। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू स्टूडेंट्स विजिटिंग आवर वेबसाइट। तो हमारा जो सेंटर है एमिटी यूनिवर्सिटी में, इट इज़ अ वेरी न्यू सेंटर। ये इंडिया का पहला सेंटर है जो कि एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च के लिए डेडिकेटेड फॉर्म हुआ है। इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग वेज में एस्ट्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, लेकिन उनका वो मेन प्राइमरी फोकस अभी तक नहीं बना है, या फिर एक जो सेंटर है उनका वो उस चीज़ को स्पेसिफिकली नहीं स्टडी कर रहा है, वो एक अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टडी कर रहा है कि अर्थ पे लाइफ कैसे फॉर्म हुई। लेकिन जो हमारा सेंटर है वो सिर्फ अर्थ को नहीं, वो बाकी प्लैनेट्स को भी अपने फोकस एरिया के अंदर ला रहे हैं। तो हमारे जो फोकस एरियाज हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। एक तो हम लोग फील्ड स्टडीज़ करते हैं। फील्ड स्टडीज़ में क्या होता है कि हम लोग ऐसे रीजन्स को विजिट करते हैं जो कि मार्स, जो अर्ली मार्स है, जो पहले का मार्स था, उसको सिमुलेट करता है आज के टाइम में। तो लद्दाख हो गया जो कि एक कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड ड्राई डेजर्ट है। सिमिलर टू दैट वी ऑल्सो हैव कच्छ रीजन जो कि हम लोगों ने अभी 2 साल पहले विजिट किया था एंड हमारा प्लान है वहाँ पे फिर से जाना। कच्छ कैसे सिमिलर है, कच्छ में बहुत ही सॉल्ट क्रस्ट है, वहाँ पे जो नमक है ऑन द सरफेस वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। एंड कच्छ अगर आप कभी गए हों तो आपको कुछ एरियाज में ऐसे पॉन्ड्स मिलेंगे, ऐसी झील मिलेंगी जो कि अलग कलर का पानी होता है उसका, कभी हरा रहेगा, कभी गुलाबी रहेगा, लाल रहेगा। उसका ये कारण है क्योंकि वहाँ पे जो बैक्टीरिया उस पानी के अंदर या जो आर्किया है उसके अंदर जो ग्रो कर रहा है वो एक बहुत ही इवॉल्व्ड तरह का बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही सॉल्टी पानी के अंदर जी सकता है। तो वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर हम मार्स पे जा रहे हैं, मार्स का जो सरफेस है वहाँ पे बहुत नमक है। वैसा नमक नहीं है जिस तरह का नमक हम लोग खाते हैं, वहाँ पे परक्लोरेट है। इट इज़ नॉट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज द काइंड ऑफ सॉल्ट दैट वी ईट जब हम लोग खाना खाते हैं। परक्लोरेट जो है इट इज़ अ पॉइजनस काइंड ऑफ अ सॉल्ट, इट इज़ अ टॉक्सिक सॉल्ट जो कि नॉर्मली क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ को जनरली ख़त्म कर देती है। जिस तरीके से आप लोग कभी स्विमिंग पूल जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग क्लोरीन डाल रहे हैं। क्लोरीन क्यों डालते हैं? जिससे कि जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसको ख़त्म कर दे। परक्लोरेट जो होता है उसके अंदर क्लोरीन होता है
एंड हम जब मार्स पे गए, हमने जब शुरू के मिशंस थे उन्होंने देखा कि मार्स के सरफेस पे परक्लोरेट की एक लेयर जमा है जो कि प्रिवेंट करता है एनी काइंड ऑफ हमारे जो नॉलेज का बैक्टीरिया है उसको सस्टेन करने का। लेकिन हम अर्थ पे देखते हैं कि हमें ऐसे बैक्टीरिया जरूर मिलते हैं जो कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में जी सकते हैं। तो ये स्पेशल तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमें कच्छ में मिलते हैं। तो हमारा क्या काम होता है, हम ऐसे फील्ड विजिट्स करते हैं जहाँ पे हम इस तरह की जो लाइफ है, जो माइक्रोबियल लाइफ है, उसको हम स्टडी करते हैं कि वो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैसे जी रही है, कम ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में। जैसे लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज द फर्स्ट फोकस एरिया। द सेकेंड एरिया ऑफ फोकस इज दैट वी आर बिल्डिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो हम लोगों ने अभी इसरो के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है जो कि अगले इसरो के PSLV लॉन्च पर फ्लाई करेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है कि जब वो स्पेस में, जब आप कोई भी ऑर्गेनिज्म भेजते हो तो वो कैसे अडेप्ट करता है। स्पेस में जो है ग्रेविटी जो है वो ना के बराबर होती है, तो कम ग्रेविटी के एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर रहा है। एंड जो तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया, हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की समर इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उस तरह की चीज़ें देखते हैं। और जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, इस तरह के टॉक्स के थ्रू हम लोग जनरल पब्लिक को एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में बताते हैं। एंड हमारा जो कोलैबोरेशन है वो नॉट जस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर बट पिछले 4-5 सालों से दुनिया के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ चलता आ रहा है। एंड रिसेंटली हम लोगों ने इसरो के आउटरीच नेटवर्क को भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसरो जब भी कोई वर्कशॉप कराती है जो कि एस्ट्रोबायोलॉजी फोकस की या फिर प्लानिटरी साइंस की फोकस की होती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे सेंटर के थ्रू उन वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसरो के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के जो आउटरीच नेटवर्क है उसका एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो जिस तरह के मैंने बताया, ये लद्दाख की एक इमेज है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो जिस तरीके से पानी के नीचे मैंने आपको वो जो फव्वारे दिखाए थे या फिर ब्लैक स्मोकर्स दिखाए थे, उस तरह के जो यू कैन से स्प्रिंग्स हैं वो अर्थ पे भी मिलते हैं। एंड लद्दाख के जो हॉट स्प्रिंग्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बहुत ही यूनिक इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुए हैं। सो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स यू विल फाइंड इन द नॉर्मल प्लेन, जो हमारे जो सी लेवल के जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है जो लद्दाख में हमें हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो हम लोगों ने 2016 में एक्सपीडिशन किया था एंड इस साल भी हमारा जाना था, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड हम जा नहीं पाए थे। तो नेक्स्ट ईयर वी आर डेफिनेटली प्लानिंग टू गो अगेन। एंड आई वुड रियली से कि जैसे ही हम लोगों को मौका मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स आएँ जिनको ये मौका मिले समझने का, स्टडी करने का, हाउ डू यू स्टडी दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अर्थ पे ही हम लोग काफ़ी कुछ स्टडीज कर सकते हैं जिससे कि हम फ्यूचर में मार्स के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करें। और प्रीवियसली एक एक्सपेरिमेंट जो कि यूरोपियन मार्स रोवर पे जाने वाला है उसको भी हम लोगों ने टेस्ट किया था इन 2016। और नासा के, मार्स सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया के, स्वीडन के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस थी। इंडिया से हम लोगों के बीरबल सानी, लखनऊ से, आइसर पुणे के काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े थे। तो एक ही पूरा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी, जैसे मैंने समझाया, अलग अलग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, कोल्ड, हॉट, सॉल्ट, यूवी एनवायरनमेंट्स, इनके ऑर्गेनिजम्स को हम लोग स्टडी करते हैं। एंड हम लोग वहाँ के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरफेस करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जहाँ पे हम लोगों ने लोकल स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म किया कि वो किस तरह के एरिया में रह रहे हैं एंड साइंटिफिकली वो एरियाज कैसे, कितने इंपॉर्टेंट हैं। Second environment that we have studied and is our current focus of study is Lunar crater. So Lunar, जिनको ना मालूम हो, वो औरंगाबाद से अराउंड 3 hours दूर एक जगह है। वहाँ पर आज से 5 लाख साल पहले एक मीटराइट हिट हुआ था एंड वो मीटराइट हिट होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया, एक कैविटी बन गई। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे एक लेक फॉर्म हो गई क्योंकि आसपास से जो पानी था वो धीरे धीरे वहाँ पे फिलअप हो गया। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है एस्ट्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव से? बिकॉज जो नासा का रोवर जो मैंने दिखाया जो मार्स जा रहा है वो भी एक क्रेटर के अंदर लैंड करेगा। एंड वो क्रेटर की इमेज मैंने लेफ्ट साइड पे डाली है। वो बहुत ही बड़ा क्रेटर है, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स वाइड क्रेटर है। वेराज लोनार जो है वो मुश्किल से 2 किलोमीटर रेडियस डायमीटर का क्रेटर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जिस तरीके से लोनार में आज हमें एक लेक मिलती है, उसी तरह जो जिज़ेरो क्रेटर है मार्स का, जहाँ पे नासा का रोवर जा रहा है, वहाँ पर
उसी तरीके से पहले के ज़माने में एक लेक हुआ करती थी। आज हमें वहाँ पे सिर्फ एक ड्राइड बेसिन मिलता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो नासा का रोवर जाएगा वो समझेगा कि वो वहाँ पे जैसे जैसे पानी डिपॉजिट हुआ होगा, पानी के साथ साथ हो सकता है कि वहाँ पे लाइफ भी आई हो, एंड जैसे जैसे वो लाइफ आई होगी उसका जो बायो प्रोडक्ट्स है, जैसे हम लोग जो भी कार्बन रिलेटेड बायो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं हमारी डेड बॉडी के थ्रू या फिर जो भी हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ पे डिपॉजिट हुई होगी। तो नासा विल बी लुकिंग फॉर लाइफ इनसाइड अ क्रेटर, एंड हमारा जो पर्सपेक्टिव है लोनार को लेकर के, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रेटर में लाइफ प्रिजर्व हो सकती है क्या, स्पेशली फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर हम हजारों लाखों साल बाद एक क्रेटर को विजिट करें तो क्या वहाँ पर चांसेस हैं कि हमें उतनी पुरानी लाइफ मिलेगी। ऑफ कोर्स वहाँ पे पेड़ है, पौधे हैं, वो तो आज की लाइफ हो गई, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि लोनार क्या आज से 1 लाख पहले की लाइफ भी प्रिजर्व कर सकता है कि नहीं। वहाँ पे जिस तरह के फीचर्स हैं, गली है, स्लोप्स हैं, जो डेल्टा रीजन है, उन साइट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये हो गया फील्ड स्टडीज की बात। एंड एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 2 तरह के एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं। एक गगनयान के ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट्स भेजे, और जो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिज़ाइन किया था वो PS4 अपॉर्चुनिटी थी, जो कि PSLV पे लॉन्च होगा। एंड 6 महीने से 1 साल तक की हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर में हम लोग एक कैमरा के दौर से 2 प्लांट सैंपल्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एंड हमारा ये पर्पस है टू स्टडी करना कि ग्रेविटी के बिना ये जो प्लांट कैलस है वो किस तरीके से ग्रो करता है। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है एमिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्ट्रोबायोलॉजी पे, कि हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अर्थ ऑर्बिट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एंड डाउन द लाइन हमारा कोशिश है कि हम लोग मून पे और मार्स पर भी एस्ट्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें। तो with this I think I would like to just end and say that to all the students, कल्पना चावला ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी जो कि मेरे साथ जुड़ी रही, एंड मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझें कि nothing is impossible, path from dreams to reality exists, may you have the vision to see it, courage to get on it, and perseverance to get through it. So that is my last slide, and I'll be very happy to take questions. Ekasti, can you hear me clearly? Yes, I can hear you. Okay, so अभी हम हमारे लोकेशन पे looking for a clear weather and comet, and your talk was excellent, sir. जो कभी जैसे हम बात करें कि बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत डिस्कस, लेकिन इस वे में कभी नहीं सोचा था जिस वे में आपने एक्सप्लेन किया। सर एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन मेरी ओर से, अगर किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो आपने लिंक की उसके साथ तो जुड़ सकता है, उसके अलावा अगर कोई किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़े? मतलब आप स्टूडेंट्स के तौर पे पूछ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पूछ रहे हैं? हेलो निशान जी, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ निशान जी, कैन यू हियर मी? सर मेरे पास थोड़ा सा अभी नेटवर्क का इश्यू है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको? बात ठीक से सुन नहीं पाया। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ये आपकी पूरी बात सुनी होगी। नहीं, आई हैव नॉट आंसर्ड योर क्वेश्चन। आई विल आंसर योर क्वेश्चन निशान जी। जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों को डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो है मैं चैट में भी छोड़ देता हूँ, अगर आपके ऑडियंस मेंबर्स हैं अभी, दे कैन विजिट एंड सब्सक्राइब टू आवर वेबसाइट। उससे ये होगा कि हमारे पास आपके जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, एंड फ्यूचर में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज खुलती जाती हैं एज कम्पेयर, जैसे अगर वेबिनार हो रहे हैं या कोर्सेज हो रहे हैं या किसी को समर इंटर्नशिप करनी है या रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो हम उनको हमारे जो रेलेवेंट मेंबर्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। As far as any organization is concerned, they are also more than welcome. We are very open to collaborating and holding joint events. जिस तरीके से आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं,
हम लोग बहुत ही नए हैं, वी हैव जस्ट established ourselves, तो we will benefit a lot by working alongside all of you, and maybe in the future we can have a joint a field expedition also in Kutch, along with Stargazing India, and have more and more students interested in astrobiology and asking questions with regards to space exploration. जी आपको कमेंट दिख रहा है निशान थैंक यू जी वेरी अभी? मच। Vivek, can you hear me? No questions? Okay. आप बता दीजिए if you think you want me to end the talk. I'm happy to end it right here. Vivek जी. एक जी अगर अच्छा, okay. Thank you very much for listening. I will share my details. I've already messaged the website of our center on the chat box. तो जो लोग ये चीज़ रिकॉर्डेड वर्जन में सुन रहे हैं, they can find our information, and किसी भी तरह के questions हो, कुछ भी हो, They are more than welcome to send it to us. यस सर, और फिर इसमें कोई क्वेश्चन हो और वो शेयर करना चाहे तो वो करें। और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सर, दैट इज रियली अमेजिंग फॉर Vivek ji, can you please come on the call? Maybe you can. Okay, I have received information that Nishanji's network is a bit poor, so we will look forward to seeing if they are able to capture the comment tonight. I had a really good time talking about what I do, and I hope कि मेरे जो comments थे, जो statements थे, आप लोगों तक पहुँचे. And if anybody is interested, please do reach out to me. My information is there on our website, so please visit our website. So thank you very much to everybody. All the very best with your endeavors, and stay safe and stay healthy. Thank you very much. Thank you so much, Vivek, as well as Nishanji. Thank you so much. I am ending this call now. Thank you.